टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2023 की जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो कोई 5-6 महीने में तैयारी नहीं होती है। आप 5-6 महीने की तैयारी करके हो सकता है प्री निकालें, लेकिन आप मेंस फेल कर जाएं, तो क्या मतलब है। तो जब भी आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो एक एजेंडा बना के चलते हैं, एक प्लान बना के चलते हैं कि हमें 12 से 13 महीने लगातार पढ़ना है, लगातार लिखना है। तो प्री कम मेंस की तैयारी अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये जो हमारी जो क्लास है, जो मैंने लगातार आपको बताता रहा हूँ, आगे भी बताता रहूंगा कि प्री कम मेंस की क्लास है। कैसी है? प्री कम मेंस है। पहले हम इसके प्री की पूरी तथ्य बताएंगे, मेंस के कंसेप्ट बताएंगे, साथ ही फिर इसके जो मेंस में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनकी आंसर राइटिंग कराएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मात्र 4,000 रुपये में हम प्री कम मेंस आपको यूपी पीसीएस की तैयारी करा रहे हैं, और वो भी 2023 को लेकर के। हमारे पास पूरा 12 महीने का वक्त है। आप अगर सहयोग करेंगे तो आप अपने इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। हम वैदिक सभ्यता के स्रोत की जानकारी कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वैदिक जो आर्य थे, जो वैदिक सभ्यता के निर्माता थे आर्य, वो कहाँ से आए थे, उसके विदेशी मत और स्वदेशी मत दोनों का मैंने बेहद डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक में उस वीडियो का लिंक दे रखा है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो बात कर लेते हैं वैदिक सभ्यता के स्रोत की। ठीक है, वैदिक जो सभ्यता के कौन कौन से स्रोत हैं, तो यहाँ बात कर लेते हैं। तो पहला जो स्रोत आता है हमारा, वो आता है पुरातात्विक स्रोत। चूंकि छोटा टॉपिक है पुरातत्व वाला, तो मैं पहले इसे निपटा लेता हूँ। साहित्यिक स्रोत में बात करूंगा। पुरातात्विक स्रोत आएगा, और जो दूसरा आएगा वो आएगा आपका साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक आपका आएगा, स्रोत आएगा। तो ऐसा है, आप इसे नोट कर रहे होंगे। पुरातात्विक स्रोत की हम बात करें तो इसमें आता है बोगज कोई का अभिलेख। पहला आएगा बोगज कोई अभिलेख आएगा यहाँ, और दूसरा जो आएगा वो आएगा कस्सी अभिलेख। कौन सा आएगा? कस्सी अभिलेख। यहां से हमें मुख्यतः आर्यों की जानकारी हो जाती है, और आर्य कबीले के धार्मिक जो पक्ष है उसकी भी हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो इसमें वैदिक संहिता आती हैं। ठीक है, क्या आती हैं? वैदिक संहिता आती हैं। और वैदिक साहित्य के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 आते हैं ग्रंथ। 4 प्रकार के ग्रंथ आते हैं। पहला है वेद, दूसरा आपका है ब्राह्मण ग्रंथ। कौन से हैं? ब्राह्मण है। और जो तीसरा है वो आपका है आरण्यक, जो ग्रंथ जंगलों में लिखे गए। और चौथा है उपनिषद, जो गुरु के समीप बैठ करके लिखे गए, जो लिया गया ज्ञान था वो उपनिषद कहलाए। आरण्यक, ब्राह्मण और वेद, ये 4 हैं। ध्यान रखना, वैदिक साहित्य के अंतर्गत केवल ये 4 ही आते हैं। उपनिषदों को हम वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम वेदांत भी कहते हैं। इसका डिटेल में हम पूरा अध्ययन करेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, पुरातात्विक स्रोतों की बात कर लेते हैं। पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो मैंने आपको पहला बताया था बोगज कोई अभिलेख। कौन सा? बोगज कोई अभिलेख। और इस अभिलेख को सबसे पहले 1907 में, यानी अभी जो नवी है, जो आधुनिक काल में 1907 में बीकलर महोदय ने, बीकलर जो महोदय थे, उन्होंने क्या किया था, इसको खोजा था। और ये कहाँ मिला हमें? ये एशिया माइनर में मिला था हमें। कहाँ मिला? एशिया माइनर में ये मिला था आपको। ठीक है, ये एशिया माइनर कहाँ पर है? ये आपका तुर्की में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये तुर्की में पड़ता है। तो इसे ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी में पूछ सकते हैं। और जब आप मेंस में अगर ये फंस जाए तो आप डायग्राम बना करके बनाएंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपको प्राप्त होंगे। तो बोगज कोई अभिलेख के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन बताया। अब ये क्या था? ये 2 कबीले थे। ठीक है, कितने कबीले थे? 2 कबीले थे। एक था हित्ती, और दूसरा जो था वो था कबीला मितन्नी। हित्ती का जो शासक था, कबीले का जो प्रमुख था, वो शुवी-ललिम था। कौन था? शुवी-ललिम था। और मितन्नी का मति-उज था। क्या था? मति-उज था मितन्नी का शासक, और हित्ती का था सुवी-ललिम था।
और ये जो बोगज कोई अभिलेख है तो ये एविडेंस निकालते हैं तो इसको ये 1400 ईसा पूर्व का निकला है, यानी 1400 ईसा पूर्व में इन दो कबीलों के बीच में संधि हुई और संधि हुई उसमें इन्होंने 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख किया है। कितने वैदिक देवता हैं? 4 वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख किया है, जिसमें पहला आता है इंद्र, दूसरा आता है आपका वरुण और तीसरा आता है आपका मित्र, चौथा जो है वो आपका है नासृत्य। कौन है? नासृत्य है। लेकिन ध्यान रखिएगा इन चारों में जो वैदिक सभ्यता का दूसरा प्रमुख देवता है अग्नि, उसका उल्लेख इसमें नहीं है। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया कि किस प्रमुख देवता का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में नहीं है और जो ऋग्वेद का प्रमुख देवता है, ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अग्नि का जो उल्लेख है, किसका? अग्नि का उल्लेख इस अभिलेख में नहीं हुआ है। इस तरह से आपने ये नोट किया होगा। अब आगे चलते हैं। कस्सी का अभिलेख है, ठीक है। कस्सी के अभिलेख से भी हमें क्या है? ये 1600 ईसा पूर्व का है। कब का है? 1600 ईसा पूर्व का है और ये हमें कहां से प्राप्त हुआ है? इराक से प्राप्त हुआ है और यहां से भी हमें आर्यों से संबंधित हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस तरह से हमने बताया कि आपका 2 अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, कस्सी का अभिलेख और बोगज कोई अभिलेख है। इससे ये तो क्लियर है कि जो आर्य हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर अर्थात भारत की ओर आए हैं। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो डायग्राम समझते हैं तो ये रहा हमारा प्यारा भारत और आर्यों का जो घुसपैठ है उसका और किस तरह से उन्होंने फिर भारत पर अपनी शासन सत्ता अपनाई है वो देख लेते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है आपका वर्तमान में, ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है। कौन सा है? अफगानिस्तान का क्षेत्र है। और अफगानिस्तान में ध्यान रखिएगा यहां पर जो ऋग्वेद है हमारा, कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में 4 जो अफगानिस्तान, ये जो अफगानिस्तान है वर्तमान में, इसकी 4 नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली याद है कुंभा, ठीक है, दूसरा है क्रुमु, क्रुमु, तीसरा है आपकी सुवास्तु, सुवास्तु, और जो चौथी है वो है आपकी गोमती। क्या है? चौथा कौन सा है? आपकी गोमती है, ठीक है। गोमती को कहते हैं गोमल, ठीक है। कुर्मू को बोलते हैं कुर्रम, सुवास्तु को बोलते हैं वर्तमान में स्वात और कुंभा को कुंभाई बोलते हैं, ठीक है। तो 4 नदियां अफगानिस्तान की, और ये इससे मालूम पड़ता है कि जो आर्यों ने जो अपना पहला जो डेरा डाला वो कहां पर डाला? ये अफगानिस्तान के पास डाला, ठीक है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान के बाद में जो किस तरह से ये लोगों ने पूरा कब्जा किया है। तो ये वाला तो आपका आ गया, 4 नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद में, ठीक है। अब इसके बाद यहां से जो तिब्बत से निकलती है सिंधु नदी, कौन सी निकलती है? सिंधु, और ये भारत यानी कश्मीर होते हुए कहां गिरती है? वर्तमान में अरब सागर में गिरती है। कहां गिरती है? अरब सागर में। नदी कौन सी है? आपकी सिंधु, ठीक है। और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, आर्य सबसे पहले आकर के यहीं बसे थे, इस वाले इलाके में। इसे बोलते थे सप्त सैंधव क्षेत्र। कौन से? सप्त सैंधव क्षेत्र थे। और सप्त सैंधव के पर आर्यों का जो निवास है वो किसने माना है? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, क्योंकि पिछले वीडियो में ये बता चुका हूं कि आर्य सप्त सैंधव के निवासी थे। ये सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। तो अब ये 7 नदियों के बारे में पूछ लेता है कौन कौन सी हैं। तो आपकी पहली नदी है आपकी सिंधु, दूसरी आपकी है सरस्वती, तीसरी है सतुद्री, यानी सतुद्री का मतलब है सतलज नदी, सतलज नदी, ठीक है। चौथी आपकी है विपासा नदी, और विपासा को आज क्या बोलते हैं हम? व्यास बोलते हैं, ठीक है। 5वीं है आपकी अस्किनी, अस्किनी, इसे क्या बोलते हैं हम? चिनाब बोलते हैं, ठीक है। 6वीं है आपकी परुष्णी, कौन सी? परुष्णी, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रावी नदी है। सिंधु, सरस्वती, विपासा हो गई, परुष्णी हो गई, और बितस्ता। 7वीं जो है आपकी है वो है आपकी बितस्ता, ठीक है।
जो वितस्ता नदी है इसे बोलते हैं वर्तमान में झेलम नदियां। तो आर्यों ने जो पहला जो अपना अड्डा जमाया वो अफगानिस्तान और पंजाब में है। पंजाब मतलब जो आपका भारत का पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब है, सिंधु का जो क्षेत्र है वहां पर ये क्या करते हैं, इसको अपनाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि सिंधु। अब यहाँ से प्रश्न ये पूछता है कि सिंधु जो है उसका वर्तमान नाम क्या है, वो सिंधु है। सरस्वती का वही है, शतुद्री का सतलज है, विपाशा का ब्यास है, अस्किनी का क्या है, चिनाब है, और परशुनी का क्या है, रावी है, और वितस्ता का क्या है, आपका झेलम है। तो ये सप्त सैंधव का जो क्षेत्र था और आर्यों ने सबसे पहले इस वाले इलाके पे किया था। लेकिन धीमे धीमे ये हरियाणा की तरफ बढ़े, क्या बढ़े, हरियाणा की तरफ बढ़े। और हरियाणा का जो उस वक्त का जो नाम था वो था ब्रह्मावर्त। क्या था, इन्होंने क्या किया, ब्रह्मावर्त पर कब्जा किया। इस तरह से ये क्लियर हो जाता है कि इन्होंने पहले किस एरिया में कब्जा किया है। अब ऋग्वेद में एक नदी सूक्त है, कौन सा है, ऋग्वेद में एक नदी सूक्त है, और वहां से आपकी जानकारी प्राप्त होती है क्या क्या। तो जो नदी सूक्त है ऋग्वेद में है, कहां पर है, ऋग्वेद में नदी सूक्त है, और ये 10वें मंडल में है। किसमें है, 10वें मंडल में है। और किसके है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपका है, ठीक है, नदी सूक्त है। और इस नदी सूक्त की अगर हम बात करें तो इसमें 31 नदियों का उल्लेख है। कितनी नदियों का उल्लेख है, 31 नदियों का इसमें उल्लेख है, ठीक है। और सॉरी ये वेदों में की बात कर रहे हैं, वेदों में 31 नदियों का उल्लेख है। और ऋग्वेद की हम बात करें तो ऋग्वेद में हमें 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है, 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। और नदी सूक्त में कितना, नदी सूक्त में हमें, नदी जो सूक्त है उसमें हमें 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितने, 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। और इसी नदी सूक्त की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें जो ब्यास नदी है, ठीक है, ब्यास मतलब विपाशा जो नदी है उसका उल्लेख नहीं मिलता। ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नदी सूक्त में किस नदी का नाम नहीं है, तो ब्यास या विपाशा नदी का नाम नहीं है। इसकी जगह कश्मीर की एक नदी है, कौन सी, कश्मीर की नदी है मरुदवृधा, मरुदवृधा, ठीक है, इसका उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है, मरुदवृधा नदी का उल्लेख हमें नदी सूक्त में मिलता है, जबकि ब्यास नदी का इसमें नहीं मिलता है। नदियों की बात करें तो सबसे प्रमुख नदी जो है आर्यों की, सबसे प्रमुख जो नदी है कौन सी, सबसे प्रमुख नदी जो है वो आपकी सिंधु नदी है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर बात करें सबसे पवित्रता की बात करें तो जो सबसे पवित्र जो नदी है, कौन सी, सबसे पवित्र नदी है वो आपकी सरस्वती है। ध्यान रखना, कौन सी है, सरस्वती है। और सरस्वती को क्या कहा गया है, सरस्वती को कहा गया है नदी तमा, नदियों में उत्तम। क्या कहा गया है, नदियों में उत्तम, नदी तमा, ठीक है। तो यहां से आप नोट कर लेंगे कि सबसे पवित्र नदी इनकी आर्यों की सरस्वती थी। और सरस्वती की एक सहायक नदी है, और उसका जो सरस्वती की जो सहायक नदी है उसका उल्लेख भी ऋग्वेद में आया है, और उसका नाम है द्रसदती। कौन सा है, द्रसदती है। और इसे वर्तमान में चौतंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे वर्तमान में चौतंग कहते हैं। इस तरह से ये हमें क्लियर मालूम हो जाता है कि आर्यों का जो पहले जो निवास था ऋग्वेद काल में इनकी जो सीमा थी, ऋग्वेद काल में आर्यों की जो सीमा थी वो कितनी थी, ये अफगानिस्तान था, पंजाब था, सिंध था, राजस्थान था, और ये हरियाणा का इलाका था, दिल्ली का इलाका था, कश्मीर का इलाका था। यानी कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, पाकिस्तान का सिंधु क्षेत्र, बलूचिस्तान, और उत्तर में देखें तो आपका यहां पर अफगानिस्तान जो था, ये आर्य यानी ऋग्वैदिक काल का जो ऋग्वैदिक काल है इसका क्षेत्र है। आर्यों ने ऋग्वेद काल में इतनी सीमा बना ली थी। और जो ऋग्वेद की रचना हुई है वो सरस्वती नदी के किनारे हुई है। तो इस बात की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन अतरंजी खेड़ा से हमें क्या प्राप्त होते हैं, यहाँ पर एक अतरंजी खेड़ा, ठीक है, मेरे गांव से मात्र 7 किलोमीटर दूर है अतरंजी खेड़ा। ये एटा जिले में पड़ता है, यूपी के, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या मिलता है, लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, और इसका जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व है।
तो यहां से दो चीज हो जाती हैं 1000 ईसा पूर्व में। एक हो जाता है ऋग्वेद काल। क्या हो जाता है? ऋग्वेद काल। हालांकि मैंने पुराने वीडियो में इस कालखंड को बताया है। और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। क्या होता है? उत्तर वैदिक काल होता है और दूसरा ऋग्वेद काल होता है। ऋग्वेद काल का समय कितना है? 1500 से लेकर के 1000 तक है। और कितना? ईसा पूर्व दोनों डेट है। और उसके बाद 1000 से लेकर के कितना? 600 तक ईसा पूर्व, ये है उत्तर वैदिक काल। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये किसका है? ये आपका ऋग्वेद काल में आर्यों का निवास क्षेत्र है। आर्य यहां पर ऋग्वेद काल में यहां तक बसे थे। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया, उनको लोहे का आविष्कार हुआ और उन्होंने आगे बढ़ना स्टार्ट किया है। तो अब देखते हैं, अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने कहां कहां पर अपना प्रसार किया और कहां तक अपना साम्राज्य को फैला लिया था, अर्थात अपना क्षेत्र बना लिया था। तो उत्तर वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं। किसकी? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल अर्थात ये, इसका हम बात करें तो ये आपका 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक आता है। हालांकि मैंने कालखंड का जो पहले वाला जो वीडियो बनाया है उसमें कालखंड को समझाया हुआ है। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में जो 1000 की जो सीमा है, ये 1000 की सीमा कहां से प्राप्त होती है? हमें प्राप्त होती है अतरंजी खेड़ा से लोहा। कहां पर? अतरंजी खेड़ा से क्या है? लोहा प्राप्त होता है हमें। और वही दोनों की मतलब ऋग्वेद की अंतिम सीमा मानी जाती है और उत्तर वैदिक काल की प्रारंभिक सीमा मानी जाती है। और इन दोनों में ये विभाजक रेखा मानी जाती है, काल का डिवीजन मानी जाती है। लेकिन इसको चित्र से हम समझे हम कि आर्यों ने कैसे भारत में अपना प्रसार बढ़ाया। ठीक है, ये पूरा इलाका जो था आपका, जिसमें अफगानिस्तान, ठीक है, ये और ये हरियाणा और ये राजस्थान लेते हुए ये बलूचिस्तान और पाकिस्तान का जो क्षेत्र था, ये ऋग्वैदिक, कौन सा? ऋग्वैदिक काल में था। ये कहां था? काल में था। अब इसकी हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है? क्योंकि ऋग्वेद में हमारा गंगा का कितना बार? 1 बार उल्लेख है और यमुना का जो है वो आपका 3 बार उल्लेख है। तो इससे ये मालूम होता है कि जो इनकी जो आर्यों की ऋग्वैदिक काल में जो सीमा थी वो गंगा के पास थी, गंगा से आगे नहीं गई। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमें 3 वेद और मिलते हैं, आपका यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। लेकिन एक ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है शतपथ ब्राह्मण। किसका? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये शतपथ जो ब्राह्मण है ये आपका यजुर्वेद का ब्राह्मण है। किसका ब्राह्मण है? यजुर्वेद का ब्राह्मण है। और इसमें विदेध माधव की कथा आती है। विदेध माधव की कथा आती है और वो कहते हैं कि विदेध माधव है, उसने मुंह में वैश्वानर अग्नि को धारण किया और जैसे घृत का नाम लिया, घी का नाम लिया, तो वो अग्नि जल उठी और गिर करके कहां गिर गई? जमीन पर गिर गई। और जमीन पर गिरने के बाद ये चली और चलते चलते पूर्व में इसने कहां पर, ये जो कहां पर जाके बुझी? ये बुझी सदा नीरा, यानी गंडक, यानी बिहार के गंडक में, बिहार की गंडक जो नदी है वहां पर जाकर के ये बुझ गई। और विदेध माधव के पीछे कौन चला? गौतम राहुगढ़ चला। कौन चला? गौतम राहुगढ़ चला। ठीक है, इससे ये प्राप्त होता है कि आर्यों ने अब जो गंडक नदी तक अपना प्रसार क्षेत्र कर लिया था। अब यहां से क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि ये इन्होंने नाम क्या क्या दिया। ठीक है, नाम बात कर लेते हैं। तो ये डायग्राम से याद करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, और जब आप मेंस लिखेंगे तो ये चित्र बना देंगे। जब इन्होंने हरियाणा पे कब्जा किया था, हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्र है, इसे इन्होंने नाम दिया ब्रह्मावर्त। ठीक है, ब्रह्मावर्त का मतलब है कुछ हिस्सा पंजाब का, कुरुक्षेत्र यानी हरियाणा का पूरा इलाका जो है वो ब्रह्मावर्त कहलाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? इन्होंने यहां पर देखते हैं, ये गंगा है और आपका ये यमुना है, ये दोआब है। जो ये गंगा और यमुना का दोआब है, इसे इन्होंने कहा ब्रह्म ऋषि प्रदेश। क्या कहा? ब्रह्म ऋषि प्रदेश का मतलब है गंगा और यमुना के दोआब का बीच का जो क्षेत्र है। उसके बाद में क्या हुआ? ये इन्होंने दक्षिण में जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत के हिमालय और
ये वाला जो सेक्शन था, जब इतना आ गया ये विंध्याचल पर्वत तक, ठीक है, और ये कौन सी है, ये गंडक नदी है, और इसका इलाका जो क्षेत्र था ये वाला, ठीक है, ये इन्होंने कहा मध्य देश। क्या कहा है, मध्य देश क्या है, ठीक है, यानी जो विंध्याचल पर्वत और हिमालय के जो बीच का क्षेत्र था वो मध्य देश कहलाता था। लेकिन जैसे ही इन्होंने बिहार पे कब्जा किया, बिहार के क्षेत्र को कब्जाया, बंगाल के क्षेत्र को पूरा कब्जाया, तब इन्होंने इतने जो एरिया हो गया ये वाला पूरा, ये इसको इन्होंने कहा आर्यावर्त। तो ये आर्यावर्त की अवधारणा पूछता है, मध्य देश की अवधारणा पूछता है, और किस क्रम से इन्होंने अपना भारत में प्रसार किया है और अपना एक संस्कृति का विस्तार किया है, वैदिक सभ्यता का जो विस्तार किया है, ये चित्र के माध्यम से जब आप बताएंगे तो आपको आसान रहेगा। तो इस तरह से मैंने आपको इसमें बताया, नदी सूक्त के बारे में बताया, साथ ही आर्यों का प्रसार बताया, ऋग वैदिक काल में कहाँ तक थे और उत्तर वैदिक काल में कहाँ तक थे, इसकी बृहद जानकारी की, साथ ही कौन कौन सी नदियाँ किस क्षेत्र में पड़ती थी इसका भी मैंने उल्लेख कराया है। आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, और अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो मुझे कमेंट में द्वारा अवगत कराइए, तो मैं उसे द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी मोबाइल ऐप पर ये सारे के सारे वीडियो, सारे नोट्स आपको उपलब्ध रहेंगे। वहाँ देखिए यूट्यूब पे तो आपको फ्री में रहेगा, सारे वीडियो फ्री रहेंगे, लेकिन जो सो मेंस के जो वीडियो हैं वो आपको मेरे मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेंगे। साथ ही आंसर राइटिंग जो नोट्स हैं वो केवल मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगा, टेस्ट सीरीज मोबाइल एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, लेकिन जो वीडियो है वो यूट्यूब पर हमारे फ्री रहेंगे। टेस्ट के भी कुछ वीडियो आपको वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। तो अगर आप ये कोर्स को खरीदना चाहते हैं, चाहे आप टीजीटी की तैयारी करने वाले हो, पीजीटी की, या चाहे पीसीएस की है, तो आप टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहाँ पर इसे परचेज कर लीजिएगा और सारी क्लास का आनंद लीजिएगा। आपने धैर्यपूर्वक इस क्लास को देखा, समझा, सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।